नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमारा 14वां पार्ट है। और इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से मध्य प्रदेश में जो है वो कितनी हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है वो 2 हैं, आपको याद रखना है। एक तो हो गई महाकालेश्वर, जो कि कहाँ पर है। महाकालेश्वर की बात की जाए तो ये उज्जैन में पड़ती है, ओमकारेश्वर जो है वो खंडवा में है। तो ये दोनों ही याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। तो पहला है यहाँ पर कि ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा साइट जो है ये कहाँ पर है, किस जिले में है, मध्य प्रदेश के में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन में है। तो उज्जैन में है ये स्थित, इसी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा साइट जो है वो ये उज्जैन जिले में है। उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर महाकाल का जो है वो ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है और महाकाल की नगरी के नाम से जो है वो उज्जैन को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में एमपी राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका डायरेक्ट सन आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में जो है ये स्थापित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखना है एमपी राजस्व राज्य वन विकास निगम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी नदियां जो है वो एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा, क्षिप्रा और नर्मदा, क्षिप्रा और सोन। तो आप सभी को पता होगा कि जो अमरकंटक है तो वहां से जो है वो नर्मदा सोन जो है वो निकलती हैं। दरअसल 3 नदियां निकलती हैं वहां से, नर्मदा सोन जोहिला, पर यहाँ पर दोनों ही दी हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि एक ही पठार से निकलती हैं। तो दोनों ही याद रखना है आपको, नर्मदा और सोन जो है वो एक ही पठार से निकलती हैं। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जीवन रेखा कहा जाता है इसे मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 1077 किलोमीटर है। टोटल लेंथ जो है वो 13 12 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होकर बहती है। मध्य प्रदेश की ये टोटल 15 जिलों से होकर जो है वो गुजरती है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 15 जिलों से जो है ये गुजरती है और 3 जलप्रपात बनाती है, सहस्त्रधार जलप्रपात, दुग्धधार जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। ऑप्शन है 1988, 1987, 1985, 1986। तो ये भी आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1985 जो है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर परसीली कौन से जिले में स्थित है। परसीली जो है वो कौन से जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर सीधी, इंदौर, भोपाल और मंदसौर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधी। ओके, तो ये सीधी में है, तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे याद रखना है। और ये जो है वो जो बनास नदी है उसके तट पर जो है वो स्थित है। तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो बनास के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। सीधी में एक नेशनल पार्क है, तो वो नेशनल पार्क कौन सा है, संजय नेशनल पार्क। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व है और ये जो है वो सिधी में स्थापित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी। देखिए नियमित जनगणना की बात की गई है, तो नियमित जनगणना जो है वो 1881 में जो है वो शुरू की गई थी। याद रखना है आपको, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नियमित जनगणना और एक जो बात की जाए जो पहली बार विधिक जनगणना, देखिए नियमित जनगणना जो है वो 1881 में की गई थी। ये किसके काल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इससे पहले जो है वो 1872 में जो है वो लॉर्ड मेयो के काल में जो है वो पहली बार भारत में जनगणना की गई थी, लेकिन वो नियमित तरीके से नहीं थी। नियमित से जो है वो 1881 में की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया है कि आजाद भारत की जो है वो पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको।
जनगणना दिवस जो है वो विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अभी जो 2011 में जो लास्ट टाइम जनगणना हुई थी, क्योंकि 10 वर्ष बाद जो है वो जनगणना होती है, तो जो 2011 में हुई थी वो कौन सी हुई थी? 15वीं जनगणना हुई थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं हुई थी। टोटल अगर देखा जाए तो 15वीं हुई थी, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की कब हुई थी, तो ये 7वें नंबर की थी, जो 2011 में हुई थी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा ये कब गठित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उसके अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं। तो नीति आयोग, देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को जो है ये गठित की गई थी। और ये किसकी जगह की गई थी? योजना आयोग था, उसके स्थान पर लाया गया था। पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, तो उसके स्थान पर जो है वो नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग की जो है वो फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था कहा जाता है हिंदी में देखा जाए। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि अभी बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब 2015 में ये बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने अभी बोला कि प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी से, तो वही जो है वो प्रथम जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार हैं, और सीईओ जो है वो अमिताभ कांत है। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 से जो है वो जीएसटी लागू किया गया था भारत में, और जो है 1 जुलाई को जो है वो जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये कहाँ से लिया गया था, कौन सी मॉडल से, कौन सा देश से? तो आपको याद रखना है कनाडा देश का जो है ये मॉडल पर आधारित है, जीएसटी जो अपने भारत में लागू है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी का फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जो जीएसटी जो लागू हुआ था भारत में, वो भारत जीएसटी लागू करने वाला ये कौन सा देश है? तो 161वां है, 161वां देश है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कांग्रेस का विभाजन जो है वो किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन की बात की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर 1905, 1960, 1907, 1916। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 में। 1907 में जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम और गरम दल में। ठीक है, नरम दल और गरम दल में हुआ था 1907 में, जो कि सूरत अधिवेशन हुआ था। तो उसी समय जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से विषुवत व्रत कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है? तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया भी था आपको कि ऐसा कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र देश नहीं, सॉरी, महाद्वीप। तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसे जो है वो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है। देखिए विषुवत व्रत भी आपको लिखा मिल सकता है, जैसे कि विषुवत व्रत हुआ, कर्क व्रत हुआ और मकर व्रत हुआ। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, वो मतलब एक ही है। तो ये जो है वो अफ्रीका है। तो अफ्रीका आपको पता हो तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पहला कौन सा है? एशिया है। ठीक है, एशिया जो है वो पहले नंबर पर आता है, दूसरे पे आता है अफ्रीका। ठीक है, और इसे जो है वो अफ्रीका जो है वो अंध महाद्वीप कहता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ पर जो है वो वन किस तरीके के वन पाए जाते हैं? सवाना, सवाना प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि उष्ण घास हैं। ठीक है, और शीतोष्ण घास पूछ लिया जाए तो बेल्ट। ठीक है, ये दोनों ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय हुए और शीतोष्ण हुए। तो उष्ण घास में आपको सवाना याद रखना है, और शीतोष्ण घास में जो है वो बेल्ट। ये दोनों ही जो है वो अफ्रीका में
पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, कौन सी? नील, जो कि अफ्रीका में ही बहती है, तो ये भी याद रखना है। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा स्टेडियम जो है वो इंदौर में स्थित नहीं है? तो इंदौर में दोस्तों कौन सा स्टेडियम नहीं है? राणा ठाकुर रणमल सिंह स्टेडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये दरअसल जो है वो रीवा में है। याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रीवा को आपको पता हो तो व्हाइट्स बात की जाए तो जो व्हाइट सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले रीवा में ही जो है वो सफ़ेद शेर देखे गए थे, तो इसीलिए जो है वो सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। बाकी ये नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, अभय प्रसाद जो है, ये सभी जो है वो इंदौर में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शहर नर्मदापुरम कहलाता था? पहले कहलाता था। ऑप्शन है जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद को जो है वो पहले नर्मदापुरम संभाग कहा जाता था। या आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला आता है? तो याद रखना है होशंगाबाद आता है। ठीक है, होशंगाबाद जो है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर जो है वो पचमढ़ी पड़ता है, जो कि बात की जाए तो जो पचमढ़ी पर जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, धूपगढ़ है। 1350 मीटर है ये। ठीक है, ये ऊंचाई भी आपको याद रखना है, धूपगढ़ है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? जहांगीर महल, रानी रूपमती महल, मदन महल, या बात की जाए तो सास बहू मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा सास बहू मंदिर जो है ये ग्वालियर में स्थित है। याद रखना है, ग्वालियर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ का जो किला है तो उसे किलों का रत्न कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको इन सभी को। और बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है यहीं पर है, ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में कहाँ पर है? फूल बाग पर। अगर आपसे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फूल बाग पर है। ठीक है, बाकी रानी रूपवती महल ये मांडू में पड़ता है, मदन मोहन महल ये जबलपुर में पड़ता है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? विदिशा, उज्जैनी, सांची, महेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैनी को जो है अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, तो इस इन्हीं द्वितीय राजधानी जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो ये कौन से नंबर के बात की गई है यहाँ पर राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये अभी जो आपको याद रखना है ये है 14वें नंबर के राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इससे पहले जो थे 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी थे, 12वें नंबर की जो थी प्रतिभा पाटिल थी। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रतिभा पाटिल जो थी वो पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, प्रथम नागरिक कहला जाता है। इसके जो आर्टिकल आते हैं 52 से लेकर 62 के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसकी जो पद योग्यता होती है वो आर्टिकल 58 में निर्धारित की गई है, जिसमें कहा गया है कि पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, इसको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो है वो आपको पता हो तो बहुत सारी इसके पास पावर होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं बात करूँ यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो इसी की सलाह पर जो मंत्रिमंडल होती है, तो आपातकालीन जो लगाया जाता है तो ये उसी के अंतर्गत आया है। जैसे कि बात की जाए, अगर आपको नेशनल जो लगाना है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, तो नेशनल वाइज लगाओगे आप, तो आर्टिकल ये लगता है अपना 356। ओके, वहीं अगर हम बात करें तो जो जो वित्तीय आपदा लगता है वो 360 में लगता है। न्यूनतम अवधि जो रहती है वो 2 माह तक रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ओके, तो ये हो गया हमारा 356, जो कि राज्यों में, शायद मैंने यहाँ पर स्टेट बोल दिया था, तो राज्यों के लिए जो है वो 356 लगता है।
वहीं अगर बात की जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है 352 लगता है आर्टिकल कहता है। तो ये आर्टिकल आपसे पूछ ले जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई अपराधी है, तो भारत में बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर होती है कि उसकी जो सारी, अगर उसने कोई गलतियां की हैं और उसको सजा है, तो वो सिर्फ जो है वो राष्ट्रपति ही उसको कैंसिल कर सकता है, उसकी सारी सजाएं जो है वो माफ कर सकता है। वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? तो 72 आर्टिकल आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक और पूछ लिया जाता है आर्टिकल 61 के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर नागा जी का मेला का आयोजन जो है वो कौन से गांव में होता है? तो सबसे पहले तो आपको जिला पता होना चाहिए। जिला जो है वो मुरैना है, मुरैना में लगता है। और ये किस लिए लगता है? यहाँ पर जो है वो पशुओं को जो है वो बेचा जाता है, जो पालतू पशु होते हैं तो उनको बेचा जाता है। सबसे पहले जो है यहाँ पर बंदरों को बेचा जाता था, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सभी जो पालतू जानवर होते हैं उनको बेचा जाता है। तो मुरैना में पड़ता है एक पोरसा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुरैना जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर चांदनी ताप विद्युत परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है? दतिया, बैतूल, मंडला, बुरहानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है नेपानगर, बुरहानपुर में। तो डी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो चांदनी ताप विद्युत परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा जिला बेनगंगा नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है अनूपपुर, उमरिया, हरदा, बालाघाट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाघाट। बालाघाट जो है ये बेनगंगा के नदी के किनारे, आप ऐसा भी कह सकते हो कि बेनगंगा जो है वो बालाघाट से होकर जो है वो जिले से होकर गुजरती है। अगला है खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर राणा सांगा, मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी, राणा प्रताप। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा। आपको पता हो कि बाबर ने जो है शुरू में ही पानीपत का लड़ा था युद्ध, खानवा का लड़ा था, चंदेरी का लड़ा था और घाघरा का लड़ा था। तो जो पानीपत का लड़ा था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा था। ठीक है, वहीं बात की जाए तो उसके बाद जो है वो खानवा का लड़ा था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जो कि 1527 में हुआ था। पहला पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जो कि 1526 में। ठीक है, उसके बाद की बात की जाए तो चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि 1528 में। ठीक है, मेंदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इब्राहिम लोदी की हम बता चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी औषधियाँ मध्य प्रदेश से प्राप्त होती हैं और या उपलब्ध हैं? ऐसा कहा जा सकता है। तो अश्वगंधा, बेल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अश्वगंधा होता है और बेल होता है, तो ये दोनों ही मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।